इतिहास गवाह रहा है। भारत के साथ मुस्लिम मुल्कों के रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं, उतने कभी नहीं रहे। भले ही खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं, लेकिन इन संबंधों को मजबूती देने का कार्य पीएम मोदी की मंदिर नीति ने किया। इस्लामिक वर्ल्ड में भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण, इस्लामिक वर्ल्ड में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना, इस्लामिक वर्ल्ड में भारतीयों का डंका बजना, इस बात का सबूत है कि आज का भारत 57 मुस्लिम मुल्कों की जरूरत बन चुका है। तभी तो पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले तुर्की और कतर जैसे मुस्लिम देश अब भारत से दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। कश्मीर मसले पर तुर्की ने पाकिस्तान की वकालत की, लेकिन आपदा के समय भारत ही काम आया। हाल फिलहाल में कतर ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा क्या सुनाई। एक्शन में आई भारत सरकार ने कतर के भी पर कतर ने अब शुरू कर दिए हैं। एक दो मुस्लिम देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने कूटनीतिक तौर पर गल्फ देशों को तरजीह देनी शुरू कर दी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे यूएई और सऊदी अरब जैसे देश आज की डेट में भारत के पाले में खड़े हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। बदलते हालात ऐसे हैं कि मोदी ब्रांड का डंका समूचे खाड़ी देशों में बज रहा है। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों के बावजूद भी इस्लामिक देशों के साथ भारत के रिश्तों में कहीं कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन क्या यही मिठास हमेशा के लिए बनी रहेगी? इस्लामिक दुनिया से जिन देशों ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की है, उन्हें सबक सिखाते हुए क्या हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी दुनिया का नक्शा ही बदल देंगे? पीएम मोदी को लेकर 57 इस्लामिक मुल्कों का भविष्य क्या कहता है, बता रहे हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा अशोका जी। देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है जब भारत और कतर के बीच में तनाव पैदा हो। इससे पहले जाकिर नाइक को लेके भी तनाव पैदा हुआ। उसके बाद नुपुर शर्मा जी ने जब अल्लाह पर पैगंबर पर जब टिप्पणी की तो उसमें भी कतर ने अपनी पूरी नाराज़गी जाहिर की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया है कि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, राहु भी अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस वक्त राहु शनि से आगे चल रहे हैं, यानी कि कोतवाल की भूमिका में है और शनि दंडाधिकारी की भूमिका में है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 24 और 25 का जो समय है उसमें भारत का बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ कैसा संबंध रहेगा? क्योंकि पहले हमने तुर्की को देखा, तुर्की ने जो भारत के साथ जैसा व्यवहार किया, एंड में तुर्की के काम भारत ही आए जब वहाँ पे भूकंप आया, और अब कतर का इस तरह से पंगा लेना भारत के साथ। तुर्की कतर के बाद बाकी जो अन्य इस्लामिक कंट्रीज है पूरी दुनिया में, अगर पाकिस्तान को हम छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो भारत कितना भी अच्छा करे, पाकिस्तान तब भी बुरा ही करेगा, अन्य इस्लामिक कंट्रीज के साथ भारत के आगे कैसे रिश्ते रहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो भारत के इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उसमें मोदी जी एंड टीम की बुद्धि चातुर्य से के कारण जो डिसीजंस हुए हैं, जो भी इनके आपस में एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, और मोदी जी अपनी तरफ से नहीं चाहेंगे कि किसी भी कंट्री से उनके जो है रिलेशन खराब हो। लेकिन जब आपने मेरे से ये बात की है, उस टाइम विश्व कुंभ योग चल रहा है। विश्व कुंभ योग में अगर सामने वाला गलत करता है तो जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसको टिट फॉर टैट बिल्कुल उसी भाषा में जवाब देता है। तो वर्तमान ग्रह दशा के हिसाब से अगर कोई भी इस्लामिक कंट्री किसी भी कारणवश किसी भी दबाव के अंदर अगर भारत के साथ कुछ भी गलत व्यवहार या गलत करने की कोशिश करेगी तो उनको माकूल जवाब दिया जाएगा। वहाँ जो है भारत दबने वाला नहीं है, कहीं से भी दबने वाला नहीं है। 3 महीने पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे, मुल्क के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनका भव्य स्वागत किया, और इसी मेहमान नवाजी से गदगद पीएम मोदी ने भारत और यूएई के संबंधों को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के भी कान खड़े हो गए। आप भी सुनिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है
और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे घर आया और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपनेपन का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत ही क्लियर थिंकिंग, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ। और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है, मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा, और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी, भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं, और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय में सहमत हुए। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट के बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इस समझौते के बाद 1 साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं क्या? अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। और इससे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न हुए। यूएई का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। यूएई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी है। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है, और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ADI के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के
आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी, डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। ऐसे भिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर एक बार इस गर्व और जोश से